20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। दौसा जिले के मानपुर इलाके में बदमाश पूरी तरह बेखौफ हो चुके हैं। रात के समय राहगीरों को रोककर उनसे लूटपाट करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। शुक्रवार रात भी घुमना गांव के नजदीक कुछ बदमाशों ने सड़क पर पत्थर लगाकर लोगों को रोककर उनसे लूटपाट की। मिली जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति बहरवांडा से सवाई माधोपुर के शिवला गाँव जा रहा था। तभी मानपुर थाना इलाके में घुमना गाँव में सड़क पर करीब आधा दर्जन बदमाशों ने पत्थर लगा रखे थे, जिससे कार चला रहे शख्स नरसी लाल मीणा को गाड़ी रोकनी पड़ी। तभी घात लगाकर बैठे करीब आधा दर्जन बदमाशों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, जिसके बाद बदमाशों ने पीड़ित व्यक्ति के 2 मोबाइल और जेब में रखी नकदी भी लूट ली और मौके से फरार हो गए। जैसे तैसे पीड़ित व्यक्ति पास में ही स्थित एक मंदिर में पहुंचा तो वहां मिले व्यक्ति के जरिए ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने मानपुर थाने में और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। जिसके बाद रात करीब 2 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद करीब 3 बजे मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से मानपुर थाना इलाके में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 22 जुलाई की रात को भी मानपुर थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर संजय गुर्जर नामक कांस्टेबल की पीट कर हत्या कर दी गई थी। कॉलर पकड़ा और घसीटते हुए शख्स को दुकान से बाहर ले गए, जबकि तमाशबीन दम साध कर तमाशा देखते रहे। बाहर ले जाने के बाद शख्स की ऐसी धुनाई हुई कि मत पूछिए। सरेआम दबंगई की ये तस्वीरें कोटा से आई हैं, जहां के अग्रसेन बाजार में एक तेल व्यापारी के साथ मारपीट की गई। 2 दिन पहले दुकान में घुसकर मारपीट की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह पीड़ित दीपक जैन से मारपीट की जा रही है। पीड़ित दीपक जैन ने रामपुरा कोतवाली थाना में मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक तेल के पीपे बेचने की बात को लेकर हुई कहासुनी को लेकर मारपीट की गई। एक तेल व्यापारी के साथ दूसरे तेल व्यापारी और उनके रिश्तेदारों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर पुलिस ने करीब 2.5 महीने पहले पैसों का तगादा करने के लिए शख्स भूरी सिंह की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों कलुआ और बंटू को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक भूरी सिंह कलुआ के पास उधार की राशि मांगने गया था, जहां पर उसने गांव के एक व्यक्ति के साथ मिलकर भूरी की हत्या कर दी और शव को खेत में ही गाड़ दिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक के पहने हुए कपड़े और मृत शरीर के अवशेष बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी कलुआ मृतक भूरी सिंह के साथ मथुरा में मजदूरी करता था। इस दौरान कलुआ ने भूरी सिंह से उधार के पैसे लिए थे, जिसका तकादा करते हुए भूरी सिंह ने कलुआ से बार बार उसके गाँव जाकर पैसे मांगे, लेकिन कलुआ ने भूरी सिंह के पैसे वापस नहीं लौटाए। 11 मई 2021 भूरी सिंह कलुआ से अपने उधारी के पैसे लेने उसके गांव सरकोरिया पहुंचा और वहां कलुआ के घर पर रुका, पर कलुआ पैसे नहीं देना चाहता था। इस दौरान कलुआ ने अपने गांव के बंटू के साथ मिलकर योजना बनाई, जिसके बाद दोनों भूरी सिंह को खेत पर ले गए, जहां तीनों ने शराब पी। जब भूरी सिंह को खूब नशा हो गया तो कलुआ और बंटू ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पहले मिसिंग गुमशुदगी दर्ज थी उस व्यक्ति की, बाद में 302 में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। तफ्तीश हुई। तफ्तीश के दौरान अलीगढ़ जाकर थाना इगलास क्षेत्र में गांव सरकोरिया नाम के गांव में इन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। बूंदी के गुमानपुरा सरपंच पर बगैर काम को अंजाम दिए कई योजनाओं की राशि निकालने का आरोप है। पिछले साल हुए चुनाव में चुनकर आए सरपंच ने अधिकारियों से मिलीभगत कर बगैर काम कराए ही सरकारी राशि डकार ली। सरपंच पर पीएम आवास योजना में अपने चहेतों को आवास दिलाने के 38 प्रकरणों की शिकायतें जिला पंचायत परिषद पहुंची, जिसमें पंचायत समेत 18 अधिकारी आरोपी हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच और कार्रवाई दूर की कौड़ी लगती है। वर्तमान सरपंच, इसका पिछले कार्यकाल भी इसी का था। इन्होंने ग्राम पंचायत में काफ़ी भ्रष्टाचार घोटाले किए हुए हैं, जो 38 प्रकरण हमने दिए गए हैं। इसके बाद भी इसकी जांच चल रही है, लेकिन सीओ साहब जांच से निष्पक्ष जांच नहीं करवा के
इसको लंबित किया जा रहा है। जिनमें 38 अपराधों का ब्यौरा सीओ साहब को दिया हुआ है। उसमें से उन्होंने कुछ मामलों की जांच भी करवाई है। जांच में आर्थिक अपराध पाया गया है। इसके बावजूद भी वह अज्ञात कारणों से संपूर्ण मामले में खामोश है। कोरोना को न्योता देने वाली ये भीड़ तब जब जानकर तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं, पब्लिक को जानलेवा वायरस से सचेत कर रहे हैं, लेकिन चंद लोगों की वजह से जानलेवा वायरस के खिलाफ छेड़ी गई इंसानियत की जंग कमजोर पड़ती नजर आ रही है। हैरान परेशान करने वाली ये तस्वीरें तब जब कोरोना के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं, लोगों के दिलो दिमाग से कोरोना का डर कम हो रहा है। खास तौर से युवाओं को यह समझ आ गया है कि कोरोना से डरना नहीं है बल्कि इससे सचेत रहना है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें सवाई माधोपुर के पिकनिक स्थल की हैं। यहाँ जिला प्रशासन के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने जिले के सभी पिकनिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही को लेकर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे, लेकिन इन आदेशों की अनदेखी कर सैकड़ों लोगों की भीड़ पिकनिक स्थलों पर उमड़ रही है। ऐसा ही नजारा सीता माता पिकनिक स्थल पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ नजर आ रही है। आमेर महल के सामने वॉच टावर पर बिजली गिरने के हादसे के बाद बिजली सी तेजी के साथ एक्टिव नजर आया पुरातत्व विभाग। ऊंचाई वाले स्मारकों पर तड़ित चालक लगाने में कछुआ सा सुस्त पड़ गया है। मामले को लेकर आमेर और नाहरगढ़ में करीब 21 तड़ित चालक के प्रस्ताव 15 जुलाई को ही भेज दिए गए थे, लेकिन अब तक मौके पर कुछ नहीं हुआ है। जी हां, हमारी खबर के बाद हरकत में आए प्रशासन ने तुरंत तड़ित चालक लगाने की कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन चंद कदम चलने के बाद ही मामला ठंडा पड़ गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मानसून में जब मौसम खराब रहता है और बिजली गिरने की संभावना ज्यादा रहती है, तभी अगर थंडर स्टिक नहीं लगाई गई तो फिर बाद में उनका उपयोग क्या होगा। इस पूरे मामले में त्वरित एक्शन की जरूरत है कि जो लंबे चौड़े प्रोसेस होते हैं वो अगर लगेंगे तो फिर शायद ये फाइल अटक जाएगी बीच में, या ना जाने कब तक ये जो है तड़ित चालक यंत्र लगाए जाएंगे। फिलहाल के लिए लोगों की दुकानतिका के बाद में विभाग होश में आया है और जल्दी ही कार्रवाई की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कार्रवाई जल्दी कब तक होगी ये अभी नहीं पता। जब ये लग जाएंगे यंत्र तभी लोगों की सुरक्षा इस तरह के बिजली के हादसों से हो सकेगी। मौत का वास्तविक कारण बताने वाले विसरा सैंपल आरबीएम अस्पताल के मुर्दाघर में ही रखे हैं। स्थिति ये है कि मोर्चरी के जंगले अलमारी पोस्टमार्टम टेबल तक इन सैंपलों से घिरी पड़ी है। इनमें 189 तो 31 दिसंबर 2018 से भी पहले के हैं, जबकि 161 सैंपल जनवरी 2019 से अब तक एकत्रित हुए हैं। भरतपुर में जान गंवाने वाले करीब 400 लोगों की मौत का राज खुलना अब मुश्किल है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर जिज्ञासा सहानी के मुताबिक इन सैंपलों को लैब भिजवाए जाने के संबंध में पुलिस को कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं। पिछली बार 19 फरवरी 2019 को भी फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के तत्कालीन एचडीओ डॉक्टर अरिजीत दत्ता ने भी एसपी को पत्र लिखा था। हमारी मोर्चरी में लगभग 400 के लगभग पिछले 11 साल पुराने बिस्तरा रखे हुए हैं, क्योंकि ये हो जाता था कि कोई केस अगर वैसे ही निपट रहा होता था इनका तो ये पीएमआर तो ले जाते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ले जाते थे पुलिस में, लेकिन ये लोग बिस्तरा छोड़ करके चले जाते थे। इसके बारे में हमारे यहाँ से 2-3 बार पत्र व्यवहार भी किया गया। तो अब जो बिसरा है वो बिसरा टेक्निकली कोई काम का नहीं है, लेकिन क्योंकि अब दिया गया है तो उसको कहीं ना कहीं डिस्पोजल तो करना पड़ेगा। और बीच में कोविड सेकेंड फेज आने की वजह से तमाम ऑफिस में कई जगह बंद भी कर दिए थे। फिलहाल अस्पताल अधीक्षक ने मामले के संज्ञान में आते ही सभी थाना प्रभारी को अस्पताल की मोर्चरी से विसराओं को ले जाने के निर्देश दिए हैं। हमारे पास जितने फॉर्म आ गए उसमें से हमने आज जो है उनको आर्थिक सहायता जारी करने का निर्णय ले लिया है, और आज हम जो फॉर्म आए उपलब्ध फॉर्म है उसमें से चयनित कर 47 कलाकारों को 5-5 हज़ार रुपये की सहायता राशि उनके सीधे खाते में डाल दी गई है, और 26 लोगों को और स्वीकृति जारी कर दी गई है जो कल उनके खाते में डाल दी जाएगी। मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान का पहला राज्य राजस्थान है।
कोविड महामारी के समय सीएम गहलोत ने कलाकारों को 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता देने का अपना वादा निभाया। 30 जुलाई को जोधपुर में 47 कलाकारों के खाते में सहायता राशि ट्रांसफर कर दी गई। सीएम गहलोत के इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद करीब 2,000 कलाकारों को राहत मिलने जा रही है। ये सहायता राशि कलाकार कल्याण कोष के माध्यम से दी जा रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने इस वर्ष राज्य बजट में जरूरतमंद कलाकारों के कल्याण के लिए इस कोष में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे पहले कोरोना में आर्थिक संकट से जूझ रहे कलाकारों के लिए बिहार सरकार ने 1500 की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया था। इसके लिए कलाकारों को सरकार की योजनाओं से जुड़ा 5 मिनट का वीडियो बनाना है। डूंगरपुर का हर घर अब औषधीय पौधों की खुशबू से महकने वाला है, क्योंकि घर घर औषधि योजना के तहत 1 अगस्त से औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा, जिसकी तैयारी डूंगरपुर वन विभाग ने कर ली है। खास बात ये कि इस योजना के पहले चरण में इस साल 1,40,293 परिवारों को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ जैसी किस्मों के 2-2 पौधे बांटे जाएंगे। इसके लिए 15 नर्सरियों में 12 लाख से ज्यादा पौधे तैयार किए गए हैं। और डूंगरपुर जिला में जो हम लोग को 1,40,000 फैमिलीज का अभी टारगेट में है। आइए आपको दिखाते हैं किस नर्सरी से कितने परिवारों को पौधे वितरित किए जाएंगे। आंतरी नर्सरी से 11,364, डेचा से 5,682, दोवड़ा से 11,364, लक्ष्मण सागर से 15,293, आसपुर से 5,682, निठाउआ से 5,682, तावला से 11,364, भानवारिया से 5,682, छापे से 5,682, दो नदी से 11,363, गेंजी से 11,364, पातेला 5,682, घाटा माविता 11,363, धम्बोला से 11,363 और कुआ से 11,363 परिवारों को पौधे वितरित किए जाएंगे। बारां जिले में अच्छी बारिश के बाद शाहबाद की वादियों में स्थित मनमोहक कुंडाखो का झरना गिरने लगा है। 400 फीट की ऊंचाई से गिरने वाले इस झरने को देखने लोग पहुंचने लगे हैं। इलाके में करीब 90 mm बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। सिरसा नदी के उद्गम कुंडाखो का झरना अपने परवान पर है। वहीं पहाड़ों पर चारों ओर हरियाली और किला क्षेत्र में गिरने वाले झरने पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। वहीं बारिश के कारण दौसा के कई इलाके पानी पानी हो गए हैं। इसके साथ कई जगहों पर नजारा मनमोहक हो चुका है। देवगिरी पर्वत की सीढ़ियों से गिर रहा पानी झरना बना हुआ है और लोग इस मनोहारी दृश्य का जमकर मजा उठा रहे हैं। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। कोरोना टीकाकरण के दौरान जहां कई जगह वैक्सीन की कमी की वजह से अभियान गति नहीं पकड़ पा रहा है, वहीं टीकाकरण में चौंकाने वाली लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं। यूपी के सहारनपुर में कुछ लोगों ने टीका नहीं लगवाया, लेकिन उनके मोबाइल पर सफलतापूर्वक वैक्सीन लगने का मैसेज और जिस ऑनलाइन साइट पर पंजीयन करवाया था उस पर पहला डोज लगने का प्रमाण पत्र भी जारी हो गया। मामला सहारनपुर देहात कोतवाली के गांव हसनपुर का है, जहां के रहने वाले सोनू कुमार ने अपने पूरे परिवार का बीते दिनों कोरोना वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। सोनू के पिता को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन वो खुद और उसकी छोटी बहन वर्षा बारिश के चलते वैक्सीन लगवाने नहीं जा सके। लेकिन उनके पास कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का सर्टिफिकेट पहुंच चुका है, जिसको लेकर सोनू और उसकी छोटी बहन अचंभे में है कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई ही नहीं तो उनका सर्टिफिकेट कैसे तैयार हो गया। इन लोगों ने इस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करने वाले कर्मचारियों पर जांच कर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवाएं और उनको बिना वैक्सीन लगे ही सर्टिफिकेट दे दिया गया। इन लोगों को डर है कि उनको कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं लग पाएगी। मेरे भैया ने ऑनलाइन वैक्सीन बुक किया था, किसी काम की वजह से हम वहाँ पे नहीं जा पाए और भैया पे मैसेज आया कि हमें वैक्सीन लग चुकी है और प्रमाण पत्र भी जारी हो गया। सरकार तो पहले ये बोल रही थी कि घर घर जाके वैक्सीन लगेगी और ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ उल्टा हो गया। तो रजिस्ट्रेशन कराया था, उसके बाद क्या? कल रजिस्ट्रेशन करवाया था, आज सर्टिफिकेट बन के आ गए।
यूपी के बांदा में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। गर्भवती महिला ने कई बार 102 एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन फोन करने के बावजूद उस तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। मामला अरतरा थाना क्षेत्र के तुर्रा गांव का है, जहां एक महिला ने प्रसव के लिए कई बार 102 एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन फोन करने के घंटों बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद दर्द से बेहाल महिला को परिजनों ने बस में बैठाकर 40 किलोमीटर दूर बांदा तक पहुंचाया। इसके बाद शहर मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर बाबूलाल चौराहे पर फिर एम्बुलेंस को फोन किया, जिसके बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और महिला को बांदा जिला अस्पताल लेकर चली। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दे दिया। जच्चा और बच्चा को बीमार हालत में बांदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कितनी देर खड़ी हैं अभी आप यहाँ पर? आधा घंटा? कितनी काफी देर हो गए। काफी देर कोई नहीं आया? अभी कहाँ आया है डॉक्टर? कोई भी नहीं आया? आपदा के समय दूसरों की जान बचाने वाले खुद डर के साए में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें बिहार के भागलपुर की हैं। जिले में एसडीआरएफ के 37 जवान हैं, जिनके रहने के लिए जिला शिक्षा परियोजना के कैंपस में एक हॉल दिया गया है, जिसमें जवान रहते भी हैं और इसी के एक किनारे में कार्यालय भी चलता है। वहीं भवन जर्जर होने के कारण जवानों को हमेशा हादसे का डर सताता रहता है। और तो और इनके लिए बाथरूम की व्यवस्था है, ना ही मेस की। बाथरूम के लिए इन्हें स्कूल की बिल्डिंग में जाना होता है। दिन में स्कूल खुले होने के कारण बाथरूम जाने में भी जवानों को परेशानी होती है। जवान कई बार ग्रुप कमांडर से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। परेशानियाँ तो सर यहाँ बहुत अधिक है, क्योंकि हम लोग को जिस छात्रावास में हम लोग रहते हैं, यहाँ हम लोगों का जवानों का सर कम से कम 25% इसमें कटौती किया जाता है। और कटौती करने के बाद भी लाइटिंग का व्यवस्था यहाँ तक है कि हम लोग को स्कूल में जाना पड़ता है, जहाँ पे दिन में क्लास लगता है सर, तो वो भी हम लोग का ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। मकान का स्थिति देख ही रहे हैं सर, अब जर्जर कितना है। यहाँ कब यहाँ पानी छूटा है सर। और यहाँ पे देखिए सर, हम लोग का ये किचन बना हुआ, किचन जो कि हम लोग बाहर में उपयोग किया जाता है, जो भी बनता है हम लोग का। तो खुद देख रहे हैं कि कितना दिक्कत है, यहाँ पे रहने में बहुत कठिनाई हो रहा है। जहाँ तक कि है कि बिल्डिंग का भी जर्जर स्थिति है, ना तो यहाँ पे सुचारू ढंग से रहने की व्यवस्था है, ना रसोई का यहाँ पे व्यवस्था है सही ढंग से, ना शौचालय का व्यवस्था है। वायरिंग भी बहुत डरावना है, यहाँ पे बीच बीच में शॉर्ट सर्किट भी होते रहता है। बुलडोजर के धमकते ही बोकारो के व्यस्ततम सिटी सेंटर में अचानक हंगामा मच गया। जेसीबी का भारी भरकम पंजा हाई प्रोफाइल नेक्सा शोरूम की चमचमाती दरो दीवार को तहस नहस करने लगा। कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारी ठीक सामने खड़ी हो गई। फिर भी बुलडोजर का इस्पाती हथौड़ा थमने को न हुआ। पीला पंजा चलता गया और शोरूम का सुरक्षा कवच नेस्त नाबूद होने लगा। तभी बुलडोजर के साथ आए पुलिस के जवान और कंपनी के कर्मचारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। फिर तो देखते ही देखते सिटी सेंटर का ये खूबसूरत इलाका जंग का मैदान बन गया। सामने देख रहे हैं कि लड़की खड़ी है, तो भी वो लोग बुलडोजर लेकर आ रहे थे और लाठी लेकर 2 पुलिस वाला था, जिसके कारण एक लड़की अभी घायल है। बीजीएस में नहीं है तो चलिए आप बीजीएस। घटना बड़ी शर्मनाक है, शर्मनाक घटना। ये लेडीज के ऊपर, पूरा लेडीज के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज करना बहुत गलत बात है। कुछ तस्वीरें आपको आश्चर्य में डाल देती हैं। उसी में से एक गया से आई ये तस्वीर भी है। पाँव पर तो हर किसी को आपने चलते देखा होगा, लेकिन गया के सुकांत पाठक को पाँव की बजाय अपने 2 हाथों पर चलना ज्यादा पसंद है, वो भी बिना गिरे और बिना रुके। संतुलन और रफ्तार का उस्ताद शुभम ब्रह्मयोनी पहाड़ की खतरनाक सीढ़ियों से मजे से नीचे उतर जाते हैं। न कोई डर है और न मन में कोई फिक्र। बड़ी सावधानी के साथ एक एक सीढ़ी पर एक एक हाथ जमाता है और उसके सहारे बिना रुके फर्राटे से नीचे उतरता चला जाता है। उसका ये कमाल जो कोई भी देखता है दंग रह जाता है। 100 से ज्यादा खतरनाक सीढ़ियां महज 50 सेकंड में चढ़ने का सुकांत का कारनामा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में मानव तस्करी के विरोध में कुछ संगठनों ने प्रदर्शन किया। बताया गया कि नाइजीरिया में धड़ल्ले से मानव तस्करी का खेल जारी है और इस पर लगाम लगाने की मांग करते हुए वहां के कई संगठन
सड़कों पर उतरा। इन संगठनों से जुड़े लोग हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर वहां के कई इलाकों से गुजरे और वहां के लोगों को इसके खिलाफ जागरूक किया। इस प्रदर्शन में शामिल कई वो लोग भी थे जो तस्करों के चंगुल से भागने में कामयाब रहे। बताया गया कि नाइजीरिया से 148 देशों में मानव तस्करी की जाती है। इटली में सख्त कोरोना नियमों के खिलाफ वहां की संसद में विपक्ष के कुछ नेताओं ने जोरदार हंगामा किया। इटली की सरकार ने लोगों को घरों से निकलने और भीड़-भाड़ वाली जगहों जैसे मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और जिम जाने के लिए ग्रीन पास जरूरी कर दिया। ये नियम 6 अगस्त से लागू हो जाएगा, जिसके विरोध में वहां की संसद में संग्राम छिड़ गया। सदन में मौजूद विपक्षी नेता वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान सभी के हाथों में कई पर्चे भी दिखाई दिए जिन पर ग्रीन पास के विरोध में नारे लिखे थे। सभी ने एक सुर में इस नियम को लागू न करने की मांग की। सदन में हो रहे हंगामे के दौरान एक नेता को जब वहां मौजूद अधिकारियों ने रोकने की कोशिश की तो वो दौड़ते हुए वहां से बाहर चला गया। ग्रीन पास का मतलब यह है कि जिम, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और नाइट क्लब में सिर्फ वही अंदर जा पाएंगे जिन्हें पिछले 9 महीने में कम से कम वैक्सीन की 1 डोज लग चुकी है, या फिर जिनको 6 महीने के दौरान कोरोना होकर वो ठीक हो चुके हैं, या फिर जिनकी 48 घंटे पहले कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है, जिसका इटली के विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। जबकि वहां की सरकार का दावा है कि ये सख्ती सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि लॉकडाउन जैसे कड़े कदम उठाने की नौबत ना आए। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में आए ताकतवर तूफान ने वहां इतनी तबाही मचाई कि उसकी वजह से कई लोग बेघर हो गए। यही नहीं, कुछ लोग तो तूफान की चपेट में आकर बुरी तरह घायल भी हो गए। तूफान ने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया और वो जहां जहां से गुजरा वहां तबाही मचाता चला गया, जिसका सबूत है ये बर्बादी। न वहां घर बचे, न पेड़ पौधे और न ही गाड़ियों पर तूफान ने कोई रहम किया। पल भर में पूरे इलाके की तस्वीर बदल गई। जिन मकानों में कभी लोग रहा करते थे वो ताश के पत्तों की तरह जमीन पर बिखरे नजर आए। पलक झपकते ही उनका नामो निशान मिट गया। मकानों का मलबा तूफान से हुई बर्बादी की खौफनाक दास्तां को बयां करता नजर आया। तेज हवाओं की चपेट में आई कई गाड़ियां इधर उधर पलटी नजर आईं। 5 people that were injured, told all 5 individuals are not life-threatening and not critical. कुदरत का ये कहर सिर्फ एक इलाके पर नहीं टूटा, वहाँ की ज्यादातर जगहों पर तूफान से हुई तबाही का मंजर नजर आया। हालांकि पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने वक्त रहते मलबे में दबे लोगों की तलाश और उन्हें बचाने की कवायद शुरू कर दी, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकी। पश्चिम एशिया के देश लेबनान से आग की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां आग जंगल में इतनी फैल चुकी है कि इसे काबू करने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा और उसके जवान हेलीकॉप्टर के सहारे इसे बुझाने में जुट गए, जिनके जरिए ड्रमों में भरकर कई गैलन पानी धधकते जंगलों में डाला गया ताकि जल्द इस पर काबू पाया जा सके। हवाई कोशिश के साथ जमीन से भी दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने में जी जान लगा दिया। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद हैं और कर्मचारी जंगल के अंदर जाकर पानी की मोटी मोटी धार जलते जंगलों में डाल रहे हैं, लेकिन आग काबू में आती नहीं दिख रही। कई किलोमीटर तक फैली इस आग से भयानक धुआं निकल रहा है जो जंगल के ऊपर जमा हो गया, जिससे राहत और बचाव के काम में भी दिक्कत आ रही है। यही वजह है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी आग को पूरी तरह नहीं बुझाया जा सका। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में उसके सुरक्षा बल के हाथों फिलिस्तीन के एक नाबालिग की मौत ने इलाके में तनाव को बढ़ा दिया। आरोप है कि मरने वाला 12 साल का फिलिस्तीनी बच्चा एक दिन पहले अपने पिता के साथ कार में वहां के एक चेक पॉइंट से गुजर रहा था। तभी इजरायली सेना के एक जवान ने उस पर गोलियां चला दी, जिसके बाद वहां के लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने सुरक्षा बल पर इतने पत्थर बरसाए कि जवानों को जान बचाने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों के पीछे छिपना पड़ा। इजरायली सेना की गाड़ियों को भी फिलिस्तीनियों ने नहीं बख्शा। कुछ नकाबपोश लोगों ने तो सड़क पर रखे डस्टबिन को सुरक्षा कवच बना लिया और फिर उन लोगों ने सेना के जवानों को निशाना बनाया। सुरक्षा बल पर छिप कर हो रहे हमले ने उन्हें संभलने तक का मौका नहीं दिया। हालांकि कुछ देर बाद इजरायली सेना ने भी मोर्चा संभाला और पत्थरबाजी कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे। इससे पहले इजरायल की गोली के शिकार हुए बच्चे की शव यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। लोगों के अंदर गुस्सा इतना था कि वो लोग इजरायल के खिलाफ कूद कूद कर नारे लगाते दिखे। नाबालिग को आखिरी विदाई देने के लिए फिलिस्तीन का सुरक्षा बल उसके घर पहुंचा। उनमें कुछ ने एक छत पर चढ़कर उसे सलामी भी दी। बताया गया कि इस हिंसक झड़प में एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।